Kharcha Pani is brought to you by CoinDCX Go. Download the app now. इस पैलेस की तरह हमारे पास 4 और पैलेस हैं। वो विलेज, वो भी हमने ले लिया है। वो हिल, वो भी हमारा वो ही सब तो ठीक है, पर बिटकॉइन लिया क्या? CoinDCX Go डाउनलोड करो, 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन एंजॉय करो। सोचो मत, डाउनलोड करो। कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं पूरा एक बिटकॉइन। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी कैसे हैं, क्या क्या खबरें हैं आज? धन्यवाद सिद्धांत, बिल्कुल अच्छा हूँ। खबरें धीमे धीमे कोविड के साथ बाकी खबरें भी अब सुर्खियों में आने लगी हैं, बहुत अलग अलग तरह से। व्यापार की, ट्रेड से रिलेटेड स्टोरीज, बिजनेस से रिलेटेड स्टोरीज और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिली जुली खबरें, जिसे विश्व बाजार में महंगाई लौटने की आहट के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी उथल पुथल शुरू हुई है। क्रिप्टो मार्केट में अचानक सनसनी फैली हुई है, बुरी तरह टूटा है बिटकॉइन और इथेरियम और पूरा क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेटर्स क्रिप्टो को लेकर अपने अपने नजरिए में फेरबदल कर रहे हैं। तो खबरों की श्रृंखला काफी लंबी है, समय हमारे पास थोड़ा ही जाहिर है बहुत कम होता है। हाँ, तो अंशुमान जी, हमारे पास क्रिप्टो को लेकर खबरें हैं। क्रिप्टो को लेकर एक ईटी ने एक खबर छापी है, उस खबर पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे और उस खबर के साथ साथ कुछ चीजें और भी अपडेट्स आए क्रिप्टो पर, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद यूएन ने कहा है कि साहब दुनिया भर में कारोबार थोड़ा अच्छा हो गया। क्या है उसके मतलब, हमारे लिए क्या मतलब है? हमारे यहाँ स्थिति जब वैसे ही खराब है। तो पहली खबर अंशुमान जी, इकोनॉमिक टाइम्स ने एक एक्सक्लूसिव खबर छापी जो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि क्रिप्टो रेगुलेशन बिल आएगा, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल आएगा। हमने खर्चा पानी में इस पर काफी बार बातचीत की है अंशुमान जी। ईटी के मुताबिक, ईटी के और सोर्स बेस्ड स्टोरी है वो, तो उन्होंने कहा है कि सरकार एक फ्रेश पैनल बना सकती है, फ्रेश पैनल बनाएगी कि जिसका मकसद होगा ये पता लगाना कि क्रिप्टो को क्या इंडिया में रेगुलेट किया जा सकता है। वो हार्श वे में नहीं, एक एसेट की तरह। यहां पर मैं साफ करना चाह रहा हूं कि सरकार इसको एसेट की तरह रेगुलेट करना चाह रही है, करेंसी की तरह नहीं। क्रिप्टो को लेकर एक कंफ्यूजन कुछ लोगों को रहता है कि साहब ये करेंसी है कि एसेट है, इसको कैसे देखा जाए। तो सरकार इसको एसेट मानकर रेगुलेट करना चाह रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। और जो क्रिप्टो रेगुलेशन बिल था, जो इस साल मार्च में टेबल होना था पार्लियामेंट में, नहीं हुआ, न जाने किस कारण से नहीं हुआ। वो रेगुलेशन बिल जो है क्या ठंडे अवस्थे में पड़ेगा, और इसके इस पूरी बहस के एक नया मोड़ ले लिया इस पूरी बहस ने। क्या मानी होगी अंशुमान जी? सिद्धांत, कुछ खास तरह से क्रिप्टो करेंसी की बहस अपने बुनियादी सैद्धांतिक मुद्दे पर आ गई है, जो सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है। और हम चाहते थे कि बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो इंथुजियास्ट हैं, उन्हें क्रिप्टो की गिरावट परेशान करती है। जो क्रिप्टो से चिढ़ने वाले लोग हैं, या जिनको लगता है कि ये पूरा का पूरा मार्केट एक खास किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग से या बाकी चीजों से भरा हुआ है, जो क्रिप्टो को बबल और पूंजी मानते हैं, ग्रुप वो है। उनके बीच जिस चीज की चर्चा हम लगातार खर्चा पानी में और अर्थात में काफी समय से करते चले आ रहे थे, कि फाइनेंशियल इश्यूज को तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ जमीन पर खड़े होकर समझना चाहिए। उसमें बाइनरी नहीं होती, आप इधर खड़े होकर उधर खड़े होकर बात कर सकें। और संयोग से बहस वहीं आकर खड़ी हो गई है। सरकार की जिस खबर का आपने जिक्र किया, ईटी का, या जो सरकार के भीतर चर्चाएं चल रही, जिस पर हमने पहले भी संकेत दिया था, उस खबर की पृष्ठभूमि, उस खबर का कॉन्टेक्स्ट सिद्धांत इसलिए और बड़ा हो जाता है कि बुधवार बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, खासतौर से क्रिप्टो मार्केट में ह्यूज क्रैश आया, क्रिप्टो क्रैश आया, जिसमें पिछले साल मार्च के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, बिटकॉइन में भी इथेरियम में भी और सारी करेंसीज में भी। इस गिरावट, इसके साथ महंगाई के डर के कारण अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी गई। तो ये दुनिया के बाजार की आर्थिक रूप से बड़ी खबरें थी। बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी करेंसीज के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रिप्टो करेंसीज का जो पूरा का पूरा मार्केट था, उसकी गिरने की बड़ी वजह थी कि चाइना ने अपने
बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज देने से मना कर दिया था या रोक दिया था, और वो पैनिक बाजार में ट्रेवल हुआ। एलन मस्क के कोट के ट्वीट के बाद दूसरी बड़ी घटना थी जो क्रिप्टो बाजार के लिए अच्छी नहीं थी, और इसलिए क्रिप्टो मार्केट में काफी लड़खड़ाहट आई और गिरावट आई। अब हम इस घटना को यहीं छोड़ते हैं और इस बहस के आगे चलते हैं, फिर हम वापस यहीं लौटेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डिबेट है वो पूरी डिबेट ये ईटी की खबरें कहती है, सरकार के सूत्रों से जो हमारी बात हो रही है, जो वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक में लोग जो क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी के पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं या कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में बहस यही है कि क्रिप्टो को एसेट माना जाए, करेंसी माना जाए, और दोनों में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है। हाँ, और दोनों में बड़ा फर्क है। करेंसी आमतौर पर एक सॉवरेन एक्टिविटी है, एक संप्रभु एक्टिविटी है, जिसमें सरकार या एक संप्रभु व्यवस्था कोई करेंसी रन करती है, क्योंकि वो करेंसी एक एक्सचेंज सिस्टम का पार्ट होती है, यानी आपको उस करेंसी के बदले कुछ मिलने की उम्मीद होती है, उस करेंसी की अपनी वैल्यू होती है। जब प्राइवेट करेंसी आना शुरू हुई, क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो बेस्ड करेंसी आना शुरू हुई, तब से ये डिबेट पूरी दुनिया में चल रही है कि क्या प्राइवेट करेंसीज की जरूरत है कि नहीं है। भारत सरकार उस तरफ जा रही है और शायद विशेषज्ञों से बात करके वो ये तय करने की कोशिश करेगी कि बिटकॉइन को रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को, अभी हम उसको करेंसी नहीं कह रहे हैं, एसेट माना जाए या ना माना जाए। पूरी दुनिया के किसी भी देश ने बिटकॉइन को अभी भी एसेट के तौर पर तो मानना शुरू किया है, पर करेंसी नहीं माना है, क्योंकि करेंसी के बड़े बड़े डेडिकेटेड फंक्शन है। करेंसी एक इंस्ट्रूमेंट है। करेंसी का मतलब है जिसके इस्तेमाल के जरिए आप कोई चीज खरीद सकें, जिसके इस्तेमाल के जरिए किसी दूसरी मुद्रा से इसका विनिमय कर सकें। अगर आप रुपया लेकर जाते हैं तो डॉलर का विनिमय कर सकें, डॉलर लेके जाते हैं तो आप पाउंड का या दिरहम का विनिमय कर सकें। करेंसी वो है। दूसरी चीज है कि करेंसी के पीछे सॉवरेन गारंटीज खड़ी होती हैं, तभी आप उसे लेकर आगे जाते हैं, नहीं तो आपको कोई उसके बदले सामान नहीं देगा। करेंसी एसेट हो सकती है। यहां लोग सवाल पूछेंगे कि डॉलर में, पाउंड में, रुपए में या बाकी दुनिया भर की करेंसी में लोग हेजिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पर वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप बाकी ट्रेड करते हैं, उसका आधार है। और इसलिए करते हैं कि दुनिया में किसी भी एसेट की वैल्यूएशन उसी करेंसी में होती है। अगर आप कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो उसका मूल्य किस में नापेंगे? उस करेंसी में नापेंगे जिस देश में वो बिक रही है। अगर आप सोना खरीदेंगे तो उसका एक मूल्य डॉलर में होगा, दूसरा मूल्य रुपए में होगा, तीसरा मूल्य उसका येन में हो सकता है, चौथा मूल्य उसका युआन में हो सकता है। तो दुनिया में जितनी भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स का वैल्यूएशन जिस इंस्ट्रूमेंट में होता है वो करेंसी होती। ये चीज बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लेने वाली है। अब जब ये बहस एसेट की तरफ मुड़ेगी और क्रिप्टो को करेंसी की जगह क्रिप्टो एसेट माना जाएगा, तब हम एक दिलचस्प बौद्धिक व्यवहारिक दिलचस्प डिबेट में उतरेंगे। एसेट वो है जिसका कुछ इस्तेमाल हो सके, जिसकी जरूरत हो, जिसका कहीं कहीं प्रयोग हो सके। उदाहरण के लिए एसेट बेसिकली वो है जो आप करेंसी खर्च करके खरीद सकते हैं, जिसका कुछ इस्तेमाल कर सके। मान लीजिए आप खर्च भी ना करें, आप उसे एसेट के बदले दूसरी एसेट ले लें। जैसे उदाहरण के लिए कोविड के क्राइसिस के समय ऑक्सीजन एसेट हो गई। ऑक्सीजन की ट्रेडिंग कहीं नहीं होती। ऑक्सीजन का कोई एक्सचेंज नहीं है, ऑक्सीजन को आप बाजार में बेचते खरीदते नहीं, लेकिन ऑक्सीजन एक एसेट हो गई क्योंकि उसकी डिमांड थी, शॉर्टेज थी, तो एक एसेट हो गई। उसको आपने अपनी करेंसी का इस्तेमाल करके खरीदा। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जिनका के ग्राहक और विक्रेता मौजूद हैं, उनकी एसेट है। इसमें बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स तक है, गुआनो जो साउथ अमेरिका में होती है, जिसका उसका ट्रेड होता है क्योंकि वो मैन्योर है। तो चाहे आप गोल्ड माने या आप बाकी कमोडिटीज माने, आप मेटल माने या आप स्टॉक्स माने या बाकी चीजें माने, वो एसेट्स मानी जाती हैं। रियल एस्टेट माने, मकान माने। अब जब हम क्रिप्टो को एसेट मानेंगे, अभी हमें पता नहीं, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि एसेट है, करेंसी है। जब हम इसे एसेट मानेंगे तो इसकी दूसरी बहस शुरू होगी कि इस एसेट का इस्तेमाल क्या है, इस एसेट की वैल्यूएशन कैसे। फिर वहीं घूमकर हम आएंगे कि क्रिप्टो की वैल्यूएशन तो उस करेंसी में ही होगी जिस करेंसी में आप उसे ट्रेड कर रहे हैं। तो तब हमें स्पष्ट होगा कि हम एक एसेट में ट्रेड कर रहे हैं या हम करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। यह दुविधा जितनी जल्दी दुनिया आपके सामने से हल हो जाए, उतनी जल्दी हम राहत की सांस ले सकेंगे। और ये जितना कंफ्यूजन इस एक नई व्यवस्था को लेकर, एक नए तरीके के एसेट क्लास को लेकर बना हुआ है सिद्धांत, ये दूर हो पाएगा, खत्म हो पाएगा। अब यहां लौटते हैं वापस उस गिरावट पर जो कल हमने देखी, दर्ज की। उस गिरावट की वजह क्या थी? उस गिरावट की सिर्फ एक यही वजह नहीं है कि चाइना ने अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसीज के को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहां के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन पर रोक लगा दी है। या भारत में हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी कि आरबीआई बैंकों को इस बात के लिए रोक रहा है परोक्ष रूप से कि वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ डील ना करें। एक और वजह थी,
जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई बढ़ना शुरू हुई, इसका जिक्र हमने जानबूझकर किया था शुरुआत में क्योंकि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में गिरावट आई। जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है उसने अपने फैसले के बाद जो मिनट्स जारी किए, उस मिनट्स में स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत दिया गया कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था में महंगाई लौट रही है। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था महंगाई से बहुत डरती है, हम तो महंगाई की आदत पड़ चुकी है हमको हमको लेकिन वहां महंगाई अगर अगर 10 बेसिस पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट भी ऊपर जाए तो काफी भय पैदा होता है, क्योंकि ब्याज दरों से महंगाई का रिश्ता बहुत करीबी है। दुनिया के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई की वापसी शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जैसे आज हम यूके का डेटा पढ़ रहे थे, यूके में महंगाई एकदम आगे बढ़ गई क्योंकि लोगों के हाथ में काफी पैसा हो गया। वैसे वैसे ये माना जा रहा है कि लोग क्रिप्टो से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो महंगाई के अगेंस्ट हेज नहीं बन रहा है। जब भी कभी आप महंगाई की परिस्थिति में ऐसी एसेट्स में निवेश करते हैं जो महंगाई के बदले आपको नुकसान से बचा सके। आज मैं 2 बड़े ग्लोबल मर्चेंट बैंकर्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था और उन दोनों मर्चेंट बैंकर्स की रिपोर्ट ने क्रिप्टो के जो फ्यूचर मार्केट है उसके आधार पर यह अंदाज लगाने की कोशिश की कि आखिर इस बाजार से लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं। तो उनका मानना था कि पैसा सोने की तरफ जा रहा है, गोल्ड की तरफ जा रहा है, यानी लोग वापस क्रिप्टो करेंसी से निकलकर गोल्ड में पैसा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये करेंसी हमको महंगाई से हेज नहीं दे सकती। हमारा जो पुराना एसेट है, जिसको कि अर्थशास्त्री बारबेरिक रेलिक कहते हैं, जो बहुत पुराने जमाने की संपत्ति है सोना, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन लौटना शुरू करेगी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बहुत सारे एसेट्स के संतुलन कैलकुलेशन गड़बड़ाना शुरू करेंगे। तो क्रिप्टो में सिर्फ रेगुलेशन का ही चैलेंज नहीं है रेगुलेशन की पारदर्शिता का ही चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज नहीं कि चाइना जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था इस करेंसी से जुड़े रेगुलेशन को थोड़ा टाइट करने की कोशिश कर रही है और ये भी कह रही है कि इसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज रोकी जाए, चीन ने भी कहा है। बल्कि ये भी है कि बाकी जितने एसेट क्लास हमारे सामने बाजार में इस समय हैं, रियल एस्टेट है, कमोडिटीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड्स है, उनके बीच में अगर क्रिप्टो को एसेट भी माना जाएगा तो वो कैसे फिगर होगी, कहां खड़ी होगी। हम बात को यही छोड़ते हैं क्योंकि अभी हमारे सामने भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना तो हम पॉलिसी मेकर्स हैं और ना हम पॉलिसी बना सकते हैं। हम सिर्फ उन लोगों को जो लोग इस पूरी प्रक्रिया में रुचि ले रहे हैं उनके सामने परिस्थितियां स्पष्ट कर सकते हैं कि ये स्थिति आज की परिस्थिति में है, रेगुलेशन के लिहाज से, एसेट वर्सेस करेंसी की डिबेट के लिहाज से, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो रोज आने वाले बदलाव हैं वहां बिटकॉइन और इथेरियम जैसी करेंसीज कहां खड़ी होती हैं, ये समझने के लिए। और हम यहाँ पर ये भी आपसे हमने कहा, पहले भी कहा है, इस बार भी कह रहे हैं, क्रिप्टो या किसी भी एसेट में या किसी भी जगह आप निवेश करते हैं तो आप खुद से डिसीजन लीजिए। सारे अपडेट्स, सारी सूचनाओं और सारी खबरें जो भी सामने उपलब्ध हैं उनको देखने परखने के बाद अपने विवेक से निवेश का फैसला लीजिए। अंशुमान जी, अगली खबर पे चला जाए। अगली खबर यूएन का एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन क्या, उन्होंने एक नोटिस लिया है कई चीजों का, दुनिया भर में हो रही ट्रेड एक्टिविटीज का। उन्होंने कहा है कि साल का जो पहला क्वार्टर रहा है, मतलब साल का पहला क्वार्टर उनके लिए तो जनवरी फरवरी मार्च का हो गया जी, मतलब वो हमारे वित्तीय वर्ष के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो साल का पहला क्वार्टर जो रहा है, दुनिया भर में खूब व्यापार हुआ है। रिबाउंड, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि ट्रेड रिबाउंड देखने को मिला है दुनिया भर में। और उन्होंने खास कुछ देशों के नाम लिए हैं, चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम। एशियन कंट्रीज को अगर आप क्लासिफाई करके देखें तो उन्होंने इन कंट्रीज को लेते हुए कहा है कि यहाँ पर एक्टिव केसेस और कोविड डेथ्स, इन्फेक्शन काफी कम हो गया, जिसके बाद ट्रेड रिबाउंड देखने को मिला है इसकी वजह से ग्लोबली। अंशुमान जी, और बड़ी पिक्चर क्या हो सकती है और हमारे लिए, देश के लिए, इंडिया के लिए क्या इसमें कोई भी अर्थ कोई छुपा है क्या? सिद्धांत, बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट लगभग 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद, वास्तव में अगर आप अर्थव्यवस्था के सारे पैमानों को सामने रखें तो ये एक अच्छी खबर है। मुश्किल से मिलती हैं आजकल अर्थव्यवस्था में अच्छी खबरें। अगर आप जबरन अच्छी खबरें बनाने की कोशिश न करें, तो आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ अगर जाएं, तो ये पहली बड़ी अच्छी खबर है। और इस अच्छी खबर के कई सारे आयाम और परतें हैं जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ी हिस्सेदारी रखता है। ये UNCTAD की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट
के ट्रेंड्स पर दुनिया में नजर रखती है और दुनिया के देशों को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में सलाह देती है और मदद करती है। उसने माना है कि लगभग पहली तिमाही में, सिद्धांत सरप्राइजिंगली काफी बड़ा नंबर है, 10% की ग्रोथ है ट्रेड में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 10% की ग्रोथ है। अच्छा, अब ये जनवरी फरवरी मार्च का महीना है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ ये है क्योंकि भारत में तो मार्च से वो आना शुरू हुआ था पैंडेमिक, पर बाकी देशों में, पूर्व एशिया के देशों में, चाइना वगैरह में तो 2018 सितंबर अक्टूबर से नवंबर से पैंडेमिक का असर शुरू हो गया था, भारत में मार्च तक आया था। तो जनवरी फरवरी मार्च का जो समय जहां से हम उस तिमाही को जोड़ रहे हैं, जिस तिमाही का ये आंकड़ा है, वो भारत में पैंडेमिक से आने से पहले का आंकड़ा है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये ग्रोथ ट्रेड की 3-4 बड़ी वजहों से आई, जो हमारे लिए समझना जरूरी है। अंकटाड ने कहा है कि जिन देशों ने अपने यहाँ कोविड को सफलता से संभाला, जिन्होंने अपने यहाँ संक्रमण को रोकने में सफलता हासिल की, जिन्होंने अपने यहाँ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कायदे से चलाया, उन देशों ने ट्रेड में इस रिकवरी को लीड किया है। उसे जिन देशों के आपने नाम लिए, चीन का, ताइवान का, सिंगापुर का, साउथ कोरिया का, और हम अपने पिछले कई सारे एपिसोड में इन देशों की बात कर चुके हैं कि इन्होंने कितनी सफलता के साथ, ताइवान ने या साउथ कोरिया ने, अर्थात में हमने बात की थी कि कैसे उन्होंने इस पैंडेमिक को, जिससे लाशें बिछ गई अमेरिका में, यूरोप में और भारत में इतनी बड़ी तबाही हुई, उन्हें इन देशों ने कैसे से अपने आप को बचाया। इन देशों ने इस ट्रेड की रिकवरी को लीड किया है और इसलिए ये एक अच्छी खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी से उबरने के इस पर संकेत मिलने लगे हैं। इसके बारे में हम पहले से भी चर्चा करते रहे कि कमोडिटीज की कीमत इसका की तरफ इशारा करती है। अब इसके बाद अगर आप इसमें 2 आंकड़े और जोड़ लें तो आपको ये तस्वीर और थोड़ी बेहतर होती दिखाई देती है। जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर उसकी पिछली तिमाही की तुलना में काफी ज्यादा रही। अमेरिका में जैसे वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ा, लोगों ने मास्क हटाना शुरू किया, नॉर्मल गतिविधियां शुरू हुई, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ शुरू हो गई। यूके की अर्थव्यवस्था में वैक्सीनेशन तेज होने के साथ साथ वहां भी गतिविधियां तेज होना शुरू हो गई, एम्प्लॉयमेंट वापस लौटने लगा। तो ग्लोबल ट्रेड और 2-3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, चीन, साउथ कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं में तो बढ़ोतरी पहले से थी, इन अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ोतरी के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बेहतर माहौल बनता दिखाई दे रहा है। उस माहौल में सिर्फ एक ही खलनायक है, महंगाई, जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज भी हमने उस तरह संकेत दिया, नहीं तो ट्रेड का पूरा माहौल बेहतर दिखाई दे रहा है। और अगर आप भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े देखें जो पिछले 2-3 महीने में आए हैं, वो आंकड़े इस बात की ताकीद करते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में जो बढ़ोतरी हुई है उसका फायदा भारत के निर्यात में बढ़ोतरी के तौर पर मिल रहा है। जो भी भारत निर्यात कर पा रहा है ऐसी परिस्थिति में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो मेटल्स हो, लेकिन जिन जिन अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी मंदी से वापस लौट रही है, उन सारी अर्थव्यवस्थाओं में, हमारे एक्सपोर्ट का डेटा पब्लिक डोमेन में है, जाके देखा जा सकता, उन सारी अर्थव्यवस्थाओं को भारत से निर्यात बढ़ रहा है। और इसीलिए शायद वो वजह थी कि हमने खर्चा पानी में उस खबर पर डिस्कस किया था कि वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि निर्यातकों का जो बकाया पैसा वो वापस कर दिया जाए, जिससे कि एक्सपोर्ट को ग्रोथ लाई जा सके। तो अब अगर हम देखें तो हम जहां खड़े हैं वहां बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं खुल गई हैं, मंदी दूर हो रही है, ट्रेड वापस आ रहा है। हम कब तक इस मुख्य धारा में वापस लौटेंगे, हमारी परिस्थितियां कब तक बेहतर होंगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो हम दूसरी वेव के बीचों बीच में हैं, तीसरी वेव पता नहीं दरवाजे से कितनी दूर, किस मोड़ पर खड़ी हुई है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार से ये आने वाली खबरें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए, निर्यात वाले क्षेत्र जो भी भारत के, उनके लिए अच्छी खबर है। हाँ, आयात की दृष्टि से, इंपोर्ट की दृष्टि से, महंगाई की दृष्टि से, करेंसी की दृष्टि से ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हम कमोडिटी के प्राइसेस में और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बेहतरी के साथ तो बढ़ोतरी आएगी। ये वस्तु स्थिति अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अभी हमारे सामने है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपने सवाल पूछिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, शिकायतें भी कीजिएगा, सब सुनेंगे, सब पर बात करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।